creative soul. I hope you all are doing very well and welcome to yet new module जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अब आज से हम स्टडी करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम बाकी कई सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, लाइक पॉलिटिकल थॉट्स को हमने कवर करा, इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स बोथ, एंड उसके बाद हमने कवर करा इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हमने कवर करा। फिर हमने आईपीएफ को भी कवर किया, मीन्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम की हो गई, या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबर्स, इट्स एंड सेंट्रल एशिया एंड बाकी सारे वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सुपर पावर्स हो गए या फिर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हो गए, उन सबसे हमने रिलेशंस इसके देखे कैसे हैं इंडिया के रिलेशंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, लाइक जो भी इंडिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे, लाइक जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस में आते हैं, लाइक चाहे यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, यूनियन पार्लियामेंट हो गया, उस इन सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को देखेंगे किसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन क्या था, अलग अलग चीज़ें। फिर लाइक जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है स्टेट्स का, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, जुडिशरी कवर करेंगे। सो इस पूरी जो सीरीज़ है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा जिसको बोल सकते हैं यूनिट है जो कि आपको लगभग बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, बट हमें वो सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। इससे क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे एंड उसको आप देखकर घबरा जाएंगे दैट ये तो बड़ा है क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर लिखी होगी जिससे आपको ये लग जाएगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल से रॉन्ग है। सो यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप इसको 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, फिर भी आपको ये भूलते ही रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने दिमाग में रखिए जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम दिस यूनिट के हिसाब से मैं बता रही हूँ, इस यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इससे स्टार्टिंग करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जब हम इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं इंडिया के, मीन्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारे लिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो हो नहीं गया, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगे हैं, उसको बनाने में काफ़ी लोग लगे हैं, और उसको बनाने में डिफरेंट आइडियोलॉजीज रही हैं। उसके बाद हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन पाया जो कि जिसमें कि हर एक व्यक्ति के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं, वो एक वरदान के तरीके से है। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी उसके सिटीजन्स हैं, उन सब के लिए। सो इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहें। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी पढ़े और आगे बढ़े। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। वीडियो में एंटर करते ही यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, काफ़ी टाइम लगा, ये सारी चीज़ें हुई, बट इसका स्टार्ट कैसे हुआ। अगस्त ऑफर आता है, उसमें क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपके जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करके दे देंगे। फिर क्या होता है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन दैट कि एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया था वो सारी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन लीडर्स के सामने रखा, ताकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो जिसमें कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, जितने लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनके बारे में सोच के तभी तो वो बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब। आफ्टर दैट 1935 में क्या होता है कि INC डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1934 में एम एन रॉय ने बोला, सबको हाँ समझ में आई बात कि हाँ होना चाहिए। फिर क्या हुआ, 1935 में उन्होंने डिमांड करी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला। एंड इन 1942 क्रिप्स मिशन प्रपोज बाय सर स्टफर्ड क्रिप्स। अभी क्या हो रहा है कि 1942 में एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्टफर्ड क्रिप्स, वो आते हैं और वो क्रिप्स मिशन अपने साथ लेकर आते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम इंडिया का एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड कराएंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था 1942 के टाइम पर, तो उन्होंने बोला कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक अच्छा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, फ्रेम करवाएंगे हम इसको आपके लिए। बट ये जो क्रिप्स मिशन है या फिर क्रिप्स प्रपोजल जो था, ये मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आता और वो क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, सेपरेट कंट्री चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हम तो एक साथ ही रह जाएंगे। उनको मुस्लिम लीग को ये चीज़ें समझ नहीं आई। आफ्टर दैट 1945 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है।
ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और आता भी रहेगा, बिकॉज ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप याद रखिएगा। और इस ये जो कैबिनेट मिशन आता है, ये 3 लोग लेकर आते हैं। कौन लाते हैं? पैट्रिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इसमें क्या बोला जाता है कि इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, उसको एक लाइक उसका जो देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश एंड द स्टेट्स। जो भी ब्रिटिश स्टेट्स हैं इंडिया के, वो सबको एक में ज्वाइन करा जाएगा। एक टाइप सा जैसे कॉमनवेल्थ टाइप सा इसको बनाने की कोशिश करी गई थी। और यहाँ पर क्या होगा कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें डिसाइड करने की पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगी। और जितने भी रेजिड्यूरी पावर्स हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आया था आई थिंक पिछले साल या फिर कब किसी में आया था, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट ये आया था दैट कि रेजिड्यूरी पावर्स कौन से किसके पास रखने को बोला गया था इन कैबिनेट मिशन प्लान। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट कि रेजिड्यूरी पावर्स जो होंगे वो प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स के पास होंगे। कैबिनेट मिशन प्लान में ऐसा बोला गया था। एंड द प्रोविंसेस वुड बी फ्री फ्रॉम द ग्रुप्स विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। उनको एग्जीक्यूटिव में नहीं रखा जाएगा, ना ही लेजिस्लेचर में रखा जाएगा। प्रोविंसेस फ्री होंगे इन सारी सब्जेक्ट से। मीन्स प्रोविंसेस के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी तो गवर्नमेंट खुद रख ले रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद के पास रख ले रही है। इनको क्या बस हाँ दे दिया जा रहा है दैट कि यार डोमिनेंट स्टेटस आपको दे दिया जा रहा है, आप इंडिपेंडेंट कंट्री बन जा रहे हो, बट इक्वल पार्टनरशिप वाली बात कोई नहीं करी जा रही है। मीन्स इक्वल पार्टनरशिप तक ही इसको सीमित रखा जा रहा है। हमको क्या चाहिए था? एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए थी, बट ये क्या दे रहे हैं? ये इक्वल पार्टनरशिप दे रहे हैं, ये हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद से मैनेज करेंगे, डिफेंस को। तो भाई वही चीज़ तो हुई जो अभी तक हो रही थी, इससे वही चीज़ें लगभग थी इसमें। फिर सीए वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। काफ़ी सारी चीज़ें हुई। आफ्टर दैट आता है सीए को कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होती है उसको बनाया जाता है 1946 में। डेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो भी मेंशन करी गई हैं। आफ्टर दैट नेम्स इंपॉर्टेंट है एंड जो भी प्लान्स आए हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो इनको रिमेंबर रखिएगा, बाकी कहानी तो चलती ही रहती है। आफ्टर दैट आता है जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी। आफ्टर दैट 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को इसके जो हेड चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसाइड करा गया था। वो लाइक एक दिन के लिए टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। फिर आफ्टर दैट 11 दिसंबर को किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगस्त 29 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। आफ्टर दैट क्या होता है दैट नवंबर 4 को 1947 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करा जाता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई होती है उसको सबमिट करा जाता है बिफोर द जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है उनके सामने। नवंबर 2649 में क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्लीटेड, जो ड्राफ्टिंग करी जा रही थी वो कंप्लीट हो जाती है। एंड जनवरी 24 1950 हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड हो जाता है। जितने भी उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने लोग थे बनाने में, उन सब ने उस पर साइन करा हुआ है, तो उस दिन बन गया था। एंड आफ्टर दैट एज वी ऑल नो 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट हो गया, इन्फोर्समेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे। एंड ये कई बार ये आ जाता है 2 years 11 months एंड 18 days टाइम टेकन टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट। ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस था वो इतना लंबा था, इतना टाइम लगा था। 2000 अमेंडमेंट्स मेड बिफोर इट वॉज फाइनलाइज्ड। सोच लीजिए कितनी रीडिंग्स करनी पड़ी होंगी, कितनी बार उन चीज़ों को पढ़ा गया होगा, कितनी बार वोटिंग्स करी गई होंगी। 2000 अमेंडमेंट्स करे गए थे। एंड आफ्टर दैट हम आ जाते हैं, यही सेम चीज़ें हैं। फिर कंपोजिशन हम देख लेते हैं, कंपोजिशन क्या क्या था। सो ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन सी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज देखिए जिस चीज़ को बनाया जा रहा है, जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होना, उनको उसमें शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई इसमें सारे प्रोविंसेस जो थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन सबको, पहले तो मुस्लिम लीग को भी ऐड करा गया था बट मुस्लिम लीग ने बाइकआउट करा। सो यहाँ पर क्या हुआ कि सबका रिप्रेजेंटेशन रखा गया था। टोटल स्ट्रेंथ ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये देख लीजिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। 389 टोटल स्ट्रेंथ थी। 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। इसका जो प्रपोर्शन रखा गया था वो रखा गया था दैट 1 सीट होना चाहिए 1 मिलियन पॉपुलेशन पर। 93 टू द प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दिए गए थे एंड 290 फॉर डिफरेंट, इसको भी बांटा गया था 290 सीट्स। उसके बाद जो बचते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया था, लाइक 210 फॉर जनरल, 78 फॉर मुस्लिम्स, 4 फॉर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें से रिमेंबर करने लायक टोटल स्ट्रेंथ है। एंड प्रिंसली स्टेट्स भी आप रिमेंबर रख सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें दिमाग में, जैसा मैं बोल रही थी कि ज़्यादा चीज़ें मत भरिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें भरिए जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर, जिसको कि बाइकआउट करा मुस्लिम लीग ने। आफ्टर दैट क्या होता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट मीटिंग में टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद एंड HC मुखर्जी
राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, आफ्टर दैट बी एन राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल एडवाइजर जिसे हम बोल सकते हैं, वो थे। ऑन 29th of August 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट है ये डेट, भी रिमेंबर रखिएगा, पूछ सकते हैं, कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स पास ऑन 26 नवंबर, जैसा कि आप जानते ही हैं। एंड इसमें ये आर्टिकल्स कितने हुआ करते थे? 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। एंड दीज आर ऑल द फैक्चुअल चीज़ें जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और सिर्फ मैं नेट की बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाएंगे तो उसमें आएंगे, जरूर से ही आएंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा माना जाता है कि आधे से ज़्यादा जो हमारे सारे जिसको हम बोल सकते हैं आर्टिकल्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। सो फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऑफिस ऑफ गवर्नर जैसी चीज़ें, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। आफ्टर दैट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से क्या चीज़ें ली गई हैं? फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो महाभियोग लगाया जाता है प्रेसिडेंट पर, वो भी यहीं से लिया गया है। एंड रिमूवल ऑफ एससी एंड एचसी जजेस, उन पर भी तो इम्पीचमेंट लगाकर ही रिमूव करा जाता है। सो ये इम्पीचमेंट है जो प्रेसिडेंट का, एचसी एंड एससी जजेस का, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ली गई हैं। यूके से क्या लिए गए हैं? पार्लियामेंट्री मॉडल लिया गया है। हम जानते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री मॉडल पर ही बेस्ड है। कैबिनेट सिस्टम, रिट ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें कुछ 5 रिट्स आते हैं, 5 तरीके से हम अपने मौलिक अधिकारों को सेव कर सकते हैं। After that, Constitution of Ireland, the most important thing, DPSP, Directive Principles of State, and फिर क्या है? Elected President, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होगा, सिंगल प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से जो उसका होता है इलेक्शन, वो कैसे होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिए गए हैं? रेसिड्यूरी पावर्स लिए गए हैं। एमपी एंड एमएलए के प्रिविलेजेस भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ें ली गई हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ड्यूरिंग द डेडलॉक, जब हम ज्वाइंट सिटिंग करते हैं बिटवीन बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, वो चीज़ें कहाँ से ली गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका आता है, तो साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लिए गए हैं। जो हमारा आर्टिकल 368 है, दैट कैसे हम अमेंड करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, वो चीज़ें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ मेजर एंड माइनर कमिटीज़। इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रिमेंबर रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो यूनियन पावर्स की जो कमेटी है उसको कौन हेड कर रहे थे? JL नेहरू कर रहे थे। ये सबको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, क्विक रिविजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी JL नेहरू ही थे, जवाहरलाल नेहरू। आफ्टर दैट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल थे, प्रोविंस से रिलेट करता हुआ सरदार पटेल हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने कई बार आपको बताया BR अम्बेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल थे। आफ्टर दैट रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन प्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेंगे। ओके, राजेंद्र प्रसाद हो गए। स्टेट्स का जो कमेटी थी उसके भी प्रेसिडेंट थे JL नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, सारी चीज़ें हो जा रही है, उस पर स्टीयरिंग कौन रखेगा, उस पर लाइक उसको स्टीयर कौन करेगा? वो है राजेंद्र प्रसाद। तो प्रेसिडेंट ही करेगा, ऑफकोर्स सी बात है। सो यहाँ पर भी ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स AKI है। ये कुछ माइनर कमिटीज़ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार ट्रिकी बनाने की वजह से दे देते हैं एग्जाम्स में। बिजनेस KM मुंशी हो गए। एडहॉक कमेटी राजेंद्र प्रसाद। प्रेस गैलरी ऊषा नाथ सेन। फाइनेंशियल ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो NR सरकार है इसके। एंड ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे मेंबर्स के नाम इंपॉर्टेंट है। जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर हेड कर रहे थे, बाकी इसमें 7 मेंबर्स थे। तो ये सारे सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबको एक बार अब इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अभी कितना इसको बताना कुछ है नहीं, इसमें आपको एक बार गो थ्रू करना है ओनली बस। आफ्टर दैट क्रिटिसिज्म आ जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्रिटिसिज्म भी बहुत हैं, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं एंड बहुत सी चीज़ें हैं वो सारी हम देख लेते हैं। लैक ऑफ पॉपुलर मैंडेट, ऐसा बोला गया कि ये तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ नहीं था रिप्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था, तो यहाँ पे पॉपुलर मैंडेट की बहुत कमी थी। एंड डोमिनेंस ऑफ एलिट्स, ज़्यादातर लोग जो थे वो एलीट थे। फॉर एग्जांपल नेहरू ही हो गए, वो एलीट फैमिली से बिलोंग करते थे। आफ्टर दैट काफ़ी ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, ज़्यादातर लोग एलीट थे। तो जो नीचे तबके के लोग हैं उनके बारे में उनका
ख्याल नहीं रखा गया है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। एब्सेंस ऑफ वुमेन एंड मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, देखिए सिक्स के लिए हमने देखा, सिख के लिए 4 था, एंड फिर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो थे उसके लिए 4 था, 78 फॉर मुस्लिम्स, ऐसा ऐसे मेंबर्स थे, इतने कम मेंबर्स थे। सो यहाँ पर ऐसा बोला कि विमेन भी 4-5 आई थिंक सब मिला के रहे होंगे विमेन। सो विमेन रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही कम थे, ऐसा ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। लिमिटेड टाइम फॉर डेलिब्रेशंस, बहुत ही कम टाइम में इसको बनाया गया, डेलिब्रेट करा गया, ये भी कुछ लोगों की क्रिटिक है। लैक ऑफ रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ज़्यादातर जो लोग थे वो नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग कर रहे थे। सो रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इसमें बोला जा रहा है कि इसमें ये बहुत ही कम थे। नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, ऐसा भी बोला जा रहा है कि सॉवरेन बॉडी नहीं थी। इस पर लाइक जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। सो ये हमारा सॉवरेन हमारा खुद का बहुत ही कम है, खुद का पार्ट हमने बहुत ही कम डाला, हमने तो उसी को उठा के अपने में रख लिया है, दैट्स वाई। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया है। डोमिनेटेड बाई कांग्रेस के मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि वो उस टाइम पर एक पॉपुलर पार्टी थी, एक ही पॉपुलर पार्टी ऐसा भी बोल सकते हैं, उतना कोई पॉपुलर था ही नहीं। सो कांग्रेस से डोमिनेट करती थी। लॉयल पॉलिटिशियन डोमिनेशन, देखिए ज़्यादातर जो इसमें थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में जो मेंबर्स थे वो लॉयर थे या तो वो पॉलिटिशियन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर लॉयर्स थे, आफ्टर दैट जो थे वो पॉलिटिशियंस थे। तो इसमें क्या होगा कि ये सब अपनी बेहतरी के लिए, जिसमें कि उनकी कम्युनिटी की बेहतर हो, उस ऐसी चीज़ें अपनाएंगे, ऐसे आर्टिकल्स रखेंगे, ऐसे प्रोविजंस रखेंगे, ऐसा मानना है, ये भी एक क्रिटिक है। डोमिनेटेड बाई हिंदी, बहुत से मेंबर थे, बहुत ही कम ऐसे अदर लैंग्वेज वाले मेंबर्स बहुत ही कम थे। हिंदी ज़्यादातर जो लोग थे उनको हिंदी आती थी, हिंदी से रिलेट करते हुए थे। सो ऐसे प्रोविजंस बहुत ही कम है जिसमें ऐसा बाकी लैंग्वेजेस को कोई लो स्टैंडर्ड दिया गया हो। बट ये एक क्रिटिसिज्म है दैट की डोमिनेटेड बाई हिंदी, डोमिनेटेड बाई हिंदी लैंग्वेज, हिंदी स्पीकिंग पीपल जो थे उनसे डोमिनेट करता था हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो ये क्रिटिसिज्म भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं था, लाइक ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने। हमने क्या देखा कि कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, फिर हमने देखा कि ड्राफ्टिंग सॉरी कमिटीज़ कौन कौन से बनाए गए थे, एंड हमने देखा कि सारे जो प्रोविजंस हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस हैं जिनको आज हम फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से हम खुद को इंडिपेंडेंट मानते हैं, वो सारे प्रोविजंस कहाँ से, कौन कौन से प्रोविजंस कहाँ से ले गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो सारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि जो भी नया अपडेट्स हो वो आपको टाइम टेबल मिलते रहें। एंड या कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।